नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद जी की कहानी उन्माद। प्रेमचंद जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मनहर ने अनुरुक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है बागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी के दिन काट रहा होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। वागेश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता मानो। मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी एक दिन आदमी जरूर बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारिन किसी और के पाले पड़ती तो उसकी जाने क्या गत बनी होती। मनहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थ करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गवारन पर मैं 1 लाख सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तुतलियों को निछावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का वह अवसर और अवकाश दिया जिनके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर ही कहाँ मिलता। तुमने मुझे निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी न मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं पाता और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की। कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह में परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। मुझे तो घर के सारे आनंद प्राप्त है और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कमी ना हो। तुम ही मेरी देवी हो और तुम्हारी ही बदौलत आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा बागी। और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। वागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानो। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी ना थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह यूं ही बहुत अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उसकी सूक्ष्मता पर दुख भी हुआ हो। पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी पे पर लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ में गया कि मुझे जो कुछ होना था हो गया। अब सारी उम्र देवी जी की नाजबदारी में गुजरेंगे। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि भार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्म उन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। वागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी। वह किसी बात के बहाने उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया। इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया और उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई, यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए। इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली और अंत में सरकार ने भी अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया और उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की। और यह सफल। वागेश्वरी की
बहुहरणा का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि वागेश्वरी भी साथ चले, पर वागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा। मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, वाणी कुशल है, तो समझ लो उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, मनयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं, पृथ्वी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी कोई सहधर्मणी नहीं, तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है। साली भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनोहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। वागेश्वरी उसके विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उस अधिकार और पद की ऊंचाइयों तक तो न पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनोहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागेश्वरी अब उसे एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल्य उससे होने वाले साथ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यास्पद जान पड़ता। चंचल हंसमुख विनोदिनी अंग्रेज युवतियों के सामने वागेश्वरी एक हल्की तुच्छ वस्तु जान पड़ती। इस विद्युत प्रकाश में वह दीपक अब मलिन पड़ गया था। यहाँ तक कि स्नेह स्नेह उसका वह मलिन प्रकाश भी लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय किया, वह भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, और इसके सिवा उपाय भी तो कोई दूसरा ना था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था। उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता कि वह अंग्रेज नहीं है। लंदन ने भी उसके सौभाग्य में साथ दिया। उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा लिया, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का प्रमुख अंग बन गया था। उसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज के दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपका पड़ता था। भारत के अद्भुत वृतांत सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर, विचित्र देश है जैनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग के चमकदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झालदार बुर्का, घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरी लगाए हुए, हाथों में मेहंदी लगी है। जैनी, मेहंदी? मेहंदी क्यों लगाते हैं? जिससे हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंगा जाता है, उंगलियों के नाखून लाल रंग दिए जाते हैं। वह दृश्य तो देखते ही बनता है। जैनी, यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी तो सजाई जाती होगी। मनहर, इससे कई गुना अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के गहनों से लदी हुई, ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें 2-4 जेवर ना हो। जैनी, तुम्हारी शादी भी इसी तरह हुई होगी, तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया जो तो तुम्हें मेरी गोरा राउंड पर चढ़ने में आया था। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, खूब नाच तमाशे देखे जाते हैं, शहनाइयों का गाना सुना जाता है। मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है जैसे मातम कर रही हो। जैनी, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो वह काले पानी भेजी जा रही हो। मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसूं। हंसने की बात है, तुम्हारी बीवी रोई होगी। अजी कुछ ना पूछो, पछाड़े खाकर रो रही थी, मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। पालकी से निकल निकल कर भागी जाती थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया, तब मुझे दांत काटने दौड़ी। मिस जेनी ने जोर का कहा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबल हॉरिबल, क्या अभी दांत काटती है? मनहर, पर अब वह इस संसार में नहीं रही जैनी। मैं उससे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वो बदन में चंपी लगाती थी,
मेरे सिर में तेल डालती थी, पंखा झलती थी। जैनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता। बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर, कुछ ना पूछो। दिन को किसी के सामने मुझसे कुछ ना बोलती थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। वो थी तो रूपवती। हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था। नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी ना दौड़ते। उस वक्त मैं मूर्ख था जैनी। ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? अरे, अगर विवाह न करता तो माँ बाप जहर खा लेते। वह तुमसे प्यार कैसे करने लगी? और करती क्या, मेरे सिवा दूसरा था ही कौन? घर से बाहर ना निकलने वाले पत्नी थी, मगर प्यार हम में से किसी को ना था। वह मेरी आत्मा को और हृदय को संतुष्ट ना कर सकती थी। जैनी, मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता कि कोई भयंकर सपने था। उफ, अगर वह स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिस रहा होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है, और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए, वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वो दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है। जैनी, अब मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी तो खुशामद ही करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ट। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत के बड़े जोरों से वकालत करते। वह उन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को तो कोई जवाब ही न सूझता। एक बार वे हिंदुस्तान आए और यहाँ कांग्रेस में शरीक हुए। उस समय उनकी उदार वक्तृताओं ने समस्त देश में आशा और उत्साह की लहर दौड़ा दी। कांग्रेस के जलसे के बाद वे जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई कि यह है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह दिन भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में एक विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे स्वभाव, उनकी उदारता, न्यायपरायणता, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर उनके पूर्व अधिकार के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर ना था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले लोगों ने किया। वही दमन, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसर नियुक्त किए थे, पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी ना था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाईहार्ड, धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ट करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नियत के जितने शेर थे, जितने दिल के कमजोर, हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक सा था। मिस्टर कावर्ट एक ही महापुरुष थे और यह भी उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वे विवाह का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उल्लास की टोह रहती। दूसरों के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना, इससे कहीं सरल था कि अपना बाग आप लगाएं और रक्षा और सजावट में सिर खपाएं। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ट नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि उन्हें मिस जेनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी। बिखरे बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की मुस्कुराहट सजाए हुए कमरे से मिस रोज से हाथ मिलाया। जेनी ने कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कावर्ट ने जेनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि कल मैं अपना वादा पूरा न कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी है। बार बार चाहता कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक कॉल ऐसा आ जाता कि रुक जाना पड़ जाता। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बॉल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा। जेनी, मैं तो तुम्हें ही तलाश करती रही। जब तुम ना मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ ना नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया? कावर्ट ने जेनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम तो मुझे लज्जित कर रही हो जेनी। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूँ।
जैनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो, बैचलर बने रहो, यही तुम्हारी सजा है। कावड़ ने उत्तर दिया, अरे तुम रमणियां सभी बहुत कठोर होती हो, मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जैनी, तुम्हें अनुराग हो तो भी ना रमणियां ऐसे बहानेबाजों को मुंह ना लगाती। फिर बहानेबाज क्या, मजबूर क्यों नहीं कहती? मैं किसी को मजबूर नहीं मानती। मेरे लिए यह हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों में अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। इसी कारण तुम अब झीक रहे हो। कांवड़ ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जैनी। मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है, ये कल तक मुझे खुद मालूम ना था। कल आप मालूम हो गया। जैनी ने उसका प्रयास करते हुए कहा, अच्छा तो यह रहस्य आपको मालूम हो गया, तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनूं, कारण क्या था? कावट ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी ना मिली जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जैनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरा ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती। तुम उन्मत्त बनना चाहते हो, उन्मत्त बनना नहीं चाहते। तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी। अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो? हृदय से जैनी, मैं उस अफसर की ताक में बैठा हूँ। उसी दिन शाम को जैनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल गई। मनहर उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई? जैनी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ कावड़ के हाथों में था, मैंने उसी को रंग चढ़ाया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की उम्र, चांद के बाल झड़ गए, गालों पर झुर्रियां पड़ गई, पर अभी तक आपको इश्क का ख्वाब नहीं उतरा। अपने को एक ही रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहन करना पड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई, कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफर की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जैनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफों की पुल बांधे। उसकी तस्वीर छापी, राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी। यह पहला भारतीय था जिसे यह ऊंचा पद प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान और देश से उच्चतर है। मनहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बंबई में था। वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या समान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो विदेशी था ही, घर वालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया था। वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, वह उन्हें खोलकर पढ़ता ही भी नहीं था। भारत में हमेशा उसे यह शंका बनी रहती कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जैनी से वह अपनी यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी थी। यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते। वाक चतुर जैनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे आमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती थी, और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती। कभी इतना निकट की छाती पर सवार, ना कभी इतना दूर की योजन का अंतर, कभी निष्ठुर और कठोर, और कभी प्रेम विहल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर और जैनी कोण की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय से ना निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है, वह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर। वह जैनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वह भूल जाता था कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर से भूमिस्थ होकर ही रहेगा, और ऊंचाई के साथ उसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जैनी का व्यवहार परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर अब तक स्थित थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनोहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार न करती। अगर मनोहर अपनी गाड़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता तो कोई एहसान न करता था।
मनहर तो उसका बनाया हुआ पुतला और उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और उसके फल का भोग करना वह अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनहर ने उसके दावतों और जलसों पर जाना छोड़ दिया। पर जैनी पूर्ववतः सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ ना जाने से उसे लेश मात्र भी दुख या निराशा नहीं होती थी, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और प्रसन्न होती। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वहां स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता और यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का एक अवलंब यही रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला बहुत संगीन था। उसे सैर उठाने की भी फुर्सत ना थी। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चला। पर जैनी अपने सैर सपाटे में मग्न। आखिर उसने एक दिन कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। नैनीताल क्या काम है? मनहर ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा। वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जैनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई थी। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा, जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूं, तो इस पर भी तुम्हारी विलासवरी प्रवृत्ति कम नहीं होती। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जैनी, मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जैनी ने अविचलित भाव से कहा, तो क्या तुम समझते थे मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी, तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? इतना नादान नहीं समझते। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता की इतनी सी बात नहीं मालूम, तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं। तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं, तुमने भी वैसा किया, और मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती। लेकिन जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा किया हो गया कि जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया, तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते, और मैं अंग्रेज हूं, हिंदुस्तानी नहीं। इसलिए हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि वह दूसरों को अपनी मर्जी का गुलाम बनाए। मनहर हदबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के इस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में वह भूल गया कि जीवन में भी कोई ऐसा तत्व है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौने से अधिक मूल्य नहीं रखते। शाम को जैनी नैनीताल चली गई। मनोहर ने उसकी ओर आंख उठाकर की भी नहीं देखा। 3 दिन तक मनोहर घर से ना निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व करता था, अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई त्राण न पाती। अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वह जिस जिस सुनहरे कलश वाले भवन की ओर लपका, वह तो मरीचिका मात्र थी। अब फिर अपनी टूटी झोपड़ी याद आई, जहां उसने शांति, प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। यह सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां उसे तुच्छ जचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा और दूसरा जैनी से अंतिम विदा। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया और मैं इस भार को संभाल नहीं सकता। और जैनी के पत्र में उसने लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हारे सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, अपराध ना करना। समझ का फेर था तुम्हें भी और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, वह सब मैं छोड़े जाता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों की रजिस्ट्री करवाई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जैनी ने जब मनहर का पत्र पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देने की ना होती, उसके दिल पर चोट लगी होती, वह अब तक यहाँ ना होता, कब का स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि वह केवल
बंदर घुड़की दे रहा है। चैनी ने स्त्रीचित होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही ठट्टा मारकर हंसा। जैनी सहमकर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार ना था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा था। एक दिन में उसने ना जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों से जैसे रक्त उबला पड़ता था। जैनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। मैं तो घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, चलो आज सैर कराएं उसी नदी के किनारे। तुम वही प्यारा सा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता हूँ। क्या कहती हो, मैं बेमुरब्बत हूँ? यह तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे ना रुलाया हो। जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम ये क्या उलझुल बक रहे हो? वागी यहाँ कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा। हंसकर बोला, मैं यह न मानूंगा वागी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की माला बनाऊंगा। जैनी ने समझा यह बहुत शराब पी गए, बकझक करे। इनसे इस वक्त कुछ बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली। जरा सी शंका हुई थी, यहाँ उसका मूलच्छेद हो गया। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट लग गई। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती, उस अतीत में जब जैनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती। दूसरे दिन जैनी ने उसे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखो तुमने अपनी क्या दशा कर ली। मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचानते? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? जैनी ने और उससे अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ संदेह होने लगा, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वह समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर तो वह शिकार खेलती थी, मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में अंतर न हुआ। न वह मित्रों को पहचानता, न नौकरों को। जैसे पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था। साल के बाद वागेश्वरी का लुटा सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रोकर अंधे हो चुके थे। वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे बैठी थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से ना टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी ना हुई। फिर उसने सुना वह ईसाई हो गया, आचार विचार त्याग दिया। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई, सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वह बिकी। फिर गहनों की बारी आई, यहाँ तक कि अब केवल आकाशीय वृत्ति थी। कभी झूला जल गया, कभी ठंडा पड़ा। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई। एक थका हुआ जीर्ण विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर बैठा। वागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट काट लिया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर आनंद और विस्मय की हृदय में फुरेरी उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लड़की घर आई और सास से बोली, अम्मा जी जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा, तो पानी भरने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी नहीं, कौन आया है कुएं पर? अरे चलकर देख लो ना। कोई सिपाही प्यादा होगा, अब उनके सिवा कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों पर लिपट गई। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी ये दशा कैसे मानूं? क्या बीमार थे? असबाब कहाँ हैं? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ। मैं बड़ी देर से पैदल चला आ रहा हूँ। गांव भर में खबर फैल गई, मनहर आया। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। किस ठाठ से आया, ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना। मेम भी साथ आई है या नहीं? मगर जब जाकर देखा तो आफत का मारा आदमी फटेहाल कपड़े, तार तार बाल बड़े हुए जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वह विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा, विलायत? विलायत कौन गया? अरे भांग तो नहीं खाए, विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता?
अजी तुमको वजीफा मिला था, यहाँ से तुम विलायत गए थे, पत्र बराबर आते थे, और अब क्या तुम्हें विलायत गया ही नहीं? होश में हो या उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़ कर देखा और बोला, मैं तो गया ही नहीं, आप लोग ना जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने होशो हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने के पहले सारी बातें याद थी। गांव, घर, एक एक आदमी को पहचानता था, लेकिन इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी, ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता। वह चाहती थी उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसा हो। वह प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था। वह जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता, अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता, घर में झाड़ू लगाता, और अपने घर में नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया, वरन माल भी बरामद किया। उसके पास अब गांव और मोहल्ले में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते। अधिकांश उद्योग सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई। वह बागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वह इतना ही कि यही सनक उसे सवार हो गई थी। बागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी यह बीमारी स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा प्रिय थी। जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वाले में कोई ऐसा ना था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जैनी को कुछ ग्लानि भी होती। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो कभी उसे देखा ही नहीं। जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए, और फिर आकर एक पत्र भी ना लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था मुझे सावधान करते, छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जैनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीना निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो, मैंने एक डॉक्टर से बात की है, मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर। मुझे आशा है कि उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो ना वह कुछ देख रहा है ना सुन रहा है। सहसा वागेश्वरी निकल आई। जैनी को देखते ही वह ताड़ गई, यही मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले गई। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला आया। जैनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो किया ही होगा, मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। वागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई। इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? वागेश्वरी, कभी नहीं, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं। आपको तो यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जैनी, महीनों के बाद इनके घर का पता चला, वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जैनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों? क्या आप उन्हें हमेशा के लिए बीमार रखना चाहती हैं? वागेश्वरी ने बेपरवाही से कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना ही इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वे अपनी आत्मा को भूल गए थे, अब उसे पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार में तो वह तब बीमार थे, अब उसे पा गए। जैनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस। इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। वह चाहे तो अब भी उन्हें जगह मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन करों का असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। आप क्या इनकी बहन है? वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं, यह मेरे स्वामी है। जैनी पर मानो वज्रपात हुआ। उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लग गया। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है, इसने मुझे धोखा दिया। इसने मुझसे कहा कि मेरी स्त्री मर गई। कितना धूर्त है, पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है।
मैं अदालत में इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावश वह कांप उठी, फिर रोते हुए बोली, इस दगाबाज को मैं मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जाओ जो दंड दिया जाए वह थोड़ा है। कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा। मैंने इसे जगह दिलाई, बड़ा आदमी बनाया, इसके लिए अपना घर देश सब छोड़ा। इसने मेरे साथ कपट किया। जैनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तुमने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव में खड़ा रहा मानो उसे कोई प्रयोजन ही ना हो। फिर वह सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी, उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग किया और बोली, तुम ऐसी डायन ना होती तो ऐसी दशा क्यों होती? जैनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसी वक्त मनहर की माताजी की दोपहर की नींद से आंख खुलकर सोकर उठी। जैनी को देखकर वागेश्वरी की और प्रश्न भरी आंखों से ताका। वागेश्वरी ने उपास भाव से कहा, यह आपकी बहू है। बुढ़िया ठिनक कर बोली, बहू? ये बहू बनने योग्य है? बंदरिया, लड़के पर न जाने क्या जादू कर दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जैनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही, फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठाया। वागेश्वरी पर छोड़ना ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वह बेधड़क जैनी के सामने चला गया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन अपनी छाती में गोली मार ली।